आगे बढ़े बस उन्हीं पर 9 गोली चल गई। फूलेना सिंह पर। फूलेना प्रसाद पर जी। और वहाँ बाह में गोली लगी, जांघ में गोली लगी, छाती में गोली लगी, सिर में गोली लगी और वो सड़क पर गिर गए। तब तक देवशरण सिंह उत्तर की तरफ से चले उनको उठाने के लिए। जी। जो लोग पूरब की तरफ गोली चला रहे थे वो लोग उत्तर की तरफ गोली चलाने लगे, उनको भी गोली लगी जी। और वो भी वहीं गिर गए। जी। तब तक लोग ईंटा चलाने लगे थाना के ऊपर जी। और थाना वाला छर्रा चढ़ाने लगा। तो लोगों को छर्रा लगा। घर जाकर नेता बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए जाति की राजनीति जो हो रही है ये बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग कर रहे हैं। आसान रास्ता है जाति की राजनीति करना। कहीं मीनारों के चर्चे तो कहीं दीवारों के, कहीं मीनारों के चर्चे तो कहीं दीवारों के, कभी तारीफ के जुमले इधर नहीं आते। हम तो बुनियाद के पत्थर ठहरे सदियों से और बुनियाद के पत्थर कभी नजर नहीं आते। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक महान स्वतंत्रता सेनानी शख्स जो भारत की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दिए हैं और आज उन्हीं के शरीक में बैठ करके उस कहानी को मैं अपने चैनल के माध्यम से सार्वजनिक करने का प्रयास करूंगा। बाबा, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप एक बात बताइए कि आप स्वतंत्रता सेनानी तो ठहरे और जब भारत की लड़ाई चल रही थी, भारत को के सैनिक जो अंग्रेज से लड़ रहे थे, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मैं उमा शंकर हाई स्कूल के 8वीं क्लास में पढ़ रहा था। तो 8वीं क्लास में पढ़ा था तो 13-14 वर्ष की उम्र होगी। उस समय से आप स्वतंत्रता सेनानी बन गए जी। सन क्या होगा वो जी, उस समय का मतलब साल क्या रहा? 1942 का 16 अगस्त। अच्छा, यानी 1942 में ये स्वतंत्रता सेनानी में यानी सब लोग जितने भी लड़ाई लड़ने वाले सैनिक थे सबके साथ में अपनी भी एंट्री करा दिए। बचपना था, फिर भी एक देश के लिए लड़ने का शौक था और उसके लिए लड़ाई लड़े। बचपना में ही निकल गए, देश को आज़ाद कराने के लिए, भारत माता को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हुए। जरा मैं प्रयास करूंगा कि आप कृपा करके उस 1942 की जो कहानी है उसको आप सार्वजनिक कीजिए कि कैसी घटना घटी उस समय। ये महामाया बाबू और राजेंद्र बाबू के कारण जी। यहाँ बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग होती थी महाराजगंज में। महाराजगंज में। जी। एक मीटिंग हुई है। मीटिंग में के चलते हुआ कि महाराजगंज थाना पर हम लोग झंडा फहराएंगे। जी। तो हम लोग झंडा फहराने आए तो जो दरोगा ये थे, मुसलमान दरोगा थे, जी। उन्होंने कहा कि हमको 1 घंटा का टाइम दीजिए, हम सीमान चले जाते हैं तो आप लोग झंडा फहराइएगा। जी। हम लोग चले गए स्टेशन पर। तो वहाँ जो लोग हम लोग के साथ गए वो लोग माल गोदाम में अनाज रखा हुआ था, अनाज लूटने में लोग लग गए। उधर से आने में संख्या हो गई कम। जी। वो तारा देवी थी, मैं था, पुरेना बाबू थे, दुसर बाबू थे, थोड़ा सा कम लोग रह गए। जी। ये दरोगा जो कहे कि हम सीमान चले जाएंगे वो बंदूक लेकर तैयार हो गए। जी। और बंदूक हम लोग के सामने तान कर दरोगा जी खड़े थे और हम लोग ठिठक गए जी। डर के मारे। जी। लेकिन तारा देवी ने फुलेना बाबू को कहा कि नहीं आगे बढ़ो। फुलेना बाबू के हस्बैंड थे। जी। तो वो आगे बढ़े बस उन्हीं पर 9 गोली चल गई। फूलेना सिंह पर। फुलेना प्रसाद पर जी। और वहाँ बाह में गोली लगी, जांघ में गोली लगी, छाती में गोली लगी, सिर में गोली लगी और वो सड़क पर गिर गए। तब तक देवशरण सिंह उत्तर की तरफ से चले उनको उठाने के लिए। जी। जो लोग पूरब की तरफ गोली चला रहे थे वो लोग उत्तर की तरफ गोली चलाने लगे, उनको भी गोली लगी जी। और वो भी वहीं गिर गए। जी। तब तक लोग ईंटा चलाने लगे थाना के ऊपर जी। और थाना वाला छर्रा चढ़ाने लगा। तो लोगों को छर्रा लगा। घर जा कर के दवा कराए, दिए कि नहीं, मतलब मर गए। एक आदमी का स्मारक बना हुआ है, 4 आदमी का पता नहीं क्या हुआ। इस तरह से 5 आदमी, 2 आदमी शहीद हुए और 5 आदमी घायल हुए। जी। 5 में 1-2 आदमी शहीद हुए होंगे। तो आज़ादी की लड़ाई में महाराज का स्थान बहुत। उस वक्त तो आपकी उम्र 13-14 साल की तरह ही हाँ, होगी। वो 8वीं क्लास में पढ़ रहा तो उस वक्त आप कैसे पकड़ गए? वो उमा शंकर हाई स्कूल में पढ़ रहा था। जी। और तारा देवी का अनाज का दुकान था। जी। वहीं विश्वामित्र अखबार आता था। जी। तो अखबार देखने के लिए उनकी दुकान पर चला जाता था। जी। तो कुछ खाता पीता भी था और अखबार में देखता था। तो वही तारा देवी से संबंध हो गया। और तारा देवी राजनीतिक कार्यकर्ता थी तारा देवी में। तो उन्हीं के साथ मैं 16 अगस्त 1942 को थाना पर आया था। जी। गोली चली, फुलेना बाबू शहीद हुए, दुष्यंत बाबू शहीद हुए, 4 आदमी को छर्रा लगा। और आपकी गिरफ्तारी भी हुई?
नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई, मैं अंडरग्राउंड चला गया। अच्छा अच्छा। अंडरग्राउंड के रहते हुए मैं कुछ दिनों के बाद तारा देवी से भेंट करने छपरा जेल में गया। जी तो वहाँ महामाया वो आए तारा देवी से भेंट करने के लिए। जी और वहाँ मुझको वहाँ देखा उन्होंने, जी तो महामाया वो मुझको अपने साथ ले गए जी। और उन्होंने मुझको स्वतंत्रता सेनानी बना दिया। अच्छा अच्छा। महामाया देखिए बता रहे हैं कि ये 1942 की घटना है। 1942 में इनकी 16 उम्र अगस्त 16 अगस्त 1942 की घटना है। उस वक्त इनकी उम्र 13-14 साल की होगी, बचपना रहा। और उस वक्त जो भी क्रांतिकारी थे, फूलेना प्रसाद, देवशरण बाबूजी, ये सब लोग क्रांतिकारी थे और उनके साथ में ये भी पहुंच गए और थाना पर झंडा फहराने के लिए, और दरोगा जी गोली चलाए, जिस वक्त उन लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। परंतु ये बच्चे थे, ये कैसे भी भाग करके निकल गए और महामाया प्रसाद के बदौलत इनको स्वतंत्रता सेनानी में नाम दिया गया। बाबा आप एक बात बताइए, आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है जी। अच्छा बाबा बताइए, जब राष्ट्रपति पुरस्कार मिला उस समय राष्ट्रपति कौन थे देश के? श्री रामनाथ जी कोविंद। अच्छा अच्छा। देखिए रामनाथ कोविंद जी के जमाने में इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया, और राष्ट्रपति पुरस्कार से इसलिए नवाजा गया क्योंकि ये भारत की आज़ादी में जो लड़ाई लड़ी गई, जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी लड़ाई लड़े, उसमें इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये भी भारत के स्वतंत्रता सेनानी है और देश को आज़ाद कराने में इन्होंने भी अपनी भूमिका अदा की, जिस वजह से स्वतंत्रता सेनानी में इनका नाम दिया गया। आपका पूरा नाम क्या पड़ता है बाबा? मुंशी सिंह। मुंशी सिंह। गाँव? सिहौता बंगड़ा। सिहौता बंगड़ा। देखिए सिहौता बंगड़ा महाराजगंज प्रखंड यानी सीवान जिला के महाराजगंज प्रखंड के सिहौता बंगड़ा के निवासी हैं और इनका नाम है मुंशी सिंह, और ये स्वतंत्रता सेनानी है। इनको राष्ट्रपति पुरस्कार रामनाथ कोविंद जी के माध्यम से दिया गया। जिस वक्त राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी थे उस वक्त इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया और इनको सम्मान दिया गया। ये सम्मान के हकदार भी हैं। बाबा आपको स्वतंत्रता सेनानी का जो पेंशन होता है वो भी मिलता है? हाँ, 36,400। देखिए 36,400 इनको स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन भी मिलता है। अच्छा बाबा थोड़ा मैं चर्चा ये करना चाहूँगा कि भारत को आज़ाद कराने में आप लोगों की भूमिका रही है, पूर्वजों की भूमिका रही है, सब लोग जितने भी क्रांतिकारी सबकी भूमिका मतलब काबिले तारीफ रही। तो देश को आज़ाद कराने में जितने भी लोग थे सब लोग तो किए, परंतु उस वक्त जो सोच करके देश को आज़ाद किया गया, उस वक्त की कहानी और आज की कहानी यानी अतीत और वर्तमान की कहानी पर जब देखते हैं तो आपको क्या कुछ परिवर्तन नजर आता है क्या? आज़ादी के बाद परिवर्तन जरूर आता है। पहले हम लोग गुलाम थे। नहीं नहीं, देश आज़ाद हुआ तो 50 के बाद, और अभी 2023 चल रहा है। वहां से लेकर के यहाँ तक की कहानी 70-75 साल की जो कहानी है, इसमें आपको परिवर्तन कहाँ नजर आ रहा है? परिवर्तन हुआ है, एक बहुत धीमा गति से। धीमा गति से? हाँ। परिवर्तन तो बहुत कुछ हुआ है बाबा। बहुत कुछ क्या हुआ? हाँ? बहुत कुछ, सड़कें बनी हैं, स्कूल बने हैं, बहुत। और नहीं देख, हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उस वक्त का इतिहास यही बताता है कि भारत में खाने के लाले पड़े थे, भोजन उपलब्ध नहीं था, तो अमेरिका से भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी, अनाज मंगाया जाता था। तो उस वक्त की स्थिति देश नहीं वर्ल्ड स्तर पर जो विद्वान थे वे लोग अनुमान लगाए कि भारत जो आजाद हुआ है 2 से 3 साल में खत्म हो जाएगा। उस वक्त वो कठिन परिस्थिति में, कंगाली हालत में भारत को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री महोदय, जो उस वक्त के प्रधानमंत्री तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू जी, मेहनत करके देश को चलाने का प्रयास किए। तो उस वक्त की स्थिति ये थी। आज तो सब लोग एडवांस हो गए हैं, बहुत तो वहां की स्थिति और यहाँ की स्थिति अब सोचा जाता है। तो अब अगर पहले की कहानी की चर्चा करेंगे तो लगता है कि कल्पना है पहले के बारे में। पहले तो हालत खराब थी जी, लेकिन अब तो हालत बहुत अच्छी हो गई है। वही तो बताएगा। आज के जनरेशन को अगर पहले की कहानी बताया जा रहा है तो लोग बोलेंगे कि कल्पना की बात कर रहे हैं, झूठा बात, भरोसा नहीं करेंगे लोग। हाँ, तो आज की राजनीति की स्थिति पर थोड़ा मैं चाहूंगा कि आज की वर्तमान राजनीति करने की जो पद्धति है उस पर आपका विचार क्या बन रहा है? आज की जो सोच है, युवाओं की सोच, वो आपकी नज़र में कैसा है? देखिए, जो सवाल है देश के जी, उस सवाल को लेकर राजनीति अब नहीं हो रही है, जाति की राजनीति हो रही है। जी, जाति की। जी जी। तो मुख्य बात है कि जो हमारे नौजवान हैं जी, उनको नौकरी नहीं दीजिएगा, जॉब नहीं दीजिएगा जी, तो भटक जाएंगे। जी, तो नौजवानों को नौकरी चाहिए। जी, कोई भी लड़का स्कूल के बाहर नहीं रहना चाहिए। जी, कोई भी लड़का या लड़की 12 वर्ष की कम उम्र का है, वो यदि बाहर रहता है तो ये सरकार का दोष है।
सारे जो लड़के हैं लड़कियां हैं, बच्चों को स्कूल के अंदर रहना चाहिए जी। और नवाजों को कोई काम दीजिए या कोई रोजगार दीजिए, तब देश शांत रहेगा। नहीं तो तरह तरह की घटनाएं होंगी। जो लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो गलत काम करेगा। तो आज के वर्तमान राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको आप अपने तरफ से क्या सलाह देने का प्रयास कीजिए? थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा अपने तरफ से सलाह दीजिए। जनता का जो सवाल है उन सवालों को लेकर के आप संघर्ष कीजिए और सवालों के आधार पर राजनीति कीजिए। जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये नेता बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए जाति की राजनीति जो हो रही है, ये बहुत गलत बात है। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग कर रहे हैं। आसान रास्ता है जाति की राजनीति करना। जाति की राजनीति करो, एमएलए एमपी बन करके मजा उठाओ। देखिए, ये भी बोल रहे हैं पुराने जमाने की बात बता रहे हैं, पुराने जमाने के थे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ये भी गुजर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि राजनीति करने वाले जो लोग हैं वो जातिगत राजनीति करते हैं। और सच्चाई है कि जो जातिगत राजनीति करने का प्रयास करते हैं और जाति को का लेवल लेकर के राजनीति में उतरने का प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से वो कमजोर व्यक्ति हैं। क्योंकि जाति का लेवल लेकर के राजनीति करने वाला राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता है। वो एक जाति का मुहर लगा करके, जाति का धब्बा लगा करके चलने का प्रयास करता है, क्योंकि उनके पास अपना कुछ नहीं है जो जनता के सामने दिखा सके। इसलिए अपने जाति का समूह दिखा करके राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो भी राजनीति करने वाले लोग हैं उनसे निवेदन है कि कृपया करके विकास की बात कीजिए, जाति की बात न कीजिए और सारे समूह के विकास की बात कीजिए। सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी का भी नारा है और विभिन्न सारी पार्टियां भी राजनीति करने वाली ये नारा बोल रही है। लेकिन केवल बोलने से नहीं होगा, उसको धरातल पर भी उतारने का प्रयास किया जाए और सबके हित की बात की जाए। जहां भी हो सबके हित की बात की जाए, बस यही विकास हो जाएगा। और राजनीति करने वाले लोग अगर सबके हित की बात करते हैं तो विकास निश्चित रूप से हो जाएगा। और ये है 1942 यानी भारत आजाद, 1947 से पहले जो भारत गुलाम था, उस वक्त जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके साथ में ये भी बचपना में लड़ाई लड़े हैं। इनका पूरा नाम पड़ता है श्री मुंशी सिंह जी। और इनकी उम्र कितना है बाबा आपका? 93। अब देखिए 93 उम्र इनकी हो गई, यानी 93 वर्ष की उम्र हो गई और इस वक्त भी अभी ये स्वस्थ हैं और इस उम्र के हिसाब से बहुत स्वस्थ है और इनका दिमाग भी ठीक ठाक चल रहा है। यानी सब तरह से ये स्वस्थ हैं और इतने अच्छे तरीके से इन्होंने अपने अतीत की कहानी को बताया जो इनके साथ घटी थी। सारी कहानी को मेरे चैनल के माध्यम से आप तक सार्वजनिक करने का प्रयास किया और खास करके इनसे मिलने का मतलब मेरा यही रहा कि आप लोग ये भी जान लीजिए कि देश को आज़ाद कराने में हमारे पूर्वजों ने कैसी कैसी भूमिका अदा की है, कितनी बड़ी कुर्बानी दी जिस वजह से हम लोग आज़ाद हुए हैं। आइए इनके माध्यम से भी सुने कि बहुत सारे लोगों को गोली लग गई, यानी जहाँ की कुर्बानी करने के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो नई पीढ़ी के जो लोग हैं उनको इनके माध्यम से थोड़ा ये भी जानकारी मिल जाए कि देश को आज़ाद कराने में हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है जिस वजह से हमारा देश आज़ाद है और देश विकसित हो रहा है। मैं आप सभी से प्रयास यह करूंगा कि देश को विकसित करने के लिए सबसे जरूरी कोई चीज़ है तो शिक्षा को सुदृढ़ करने का प्रयास कीजिए। आप खुद शिक्षित होइए और अपने बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कीजिए। बस मेरा प्रयास यही रहा कि समाज में एक सुंदर संदेश जाए जो लोगों में सकारात्मक ऊर्जा डालने का काम करे। बस आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।